आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाल विश्वविद्यालय के चौरास परिसर में आयोजित सूर्य देवभूमि चैलेंज के समापन समारोह में भाग लिया। यह आयोजन भारतीय सेना और उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसमें भारतीय सेना के 100 जवानों और देश भर से लगभग 200 एडवेंचर ट्रैकर्स ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने केदारनाथ बद्रीनाथ मार्ग पर बता की कालकोट और मंडल से ओखीमठ तक कुल 113 किलोमीटर की कठिन उच्च ऊंचाई मैराथन पूरी की है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों के साहस, सहनशक्ति और ऋण संकल्प की सराहना करते हुए उसे प्रेरणादायक उपलब्धि बताया। इस सूर्य देवभूमि चैलेंज प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागीगण, विश्वविद्यालय के सभी हमारे प्रोफेसरगण, सभी शिक्षकगण और मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, सभी महानुभाव, सभी अतिथिगण, मीडिया के सभी हमारे मित्र, सेना के सभी वीर जवान, मैं आप सभी का आज इस सूर्य देवभूमि चैलेंज 20 के समापन अवसर पर आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि मुझे आज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत आयोजित इस हाई एल्टीट्यूड चैलेंज कप के समापन कार्यक्रम में आप सभी साहसी और ऊर्जावान धावकों के बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। अभी जनरल गुप्ता साहब बता रहे थे, कुछ लोगों का एक दिन में 3 दिनों में 116 किलोमीटर चलना कितनी बड़ी बात है, कितना साहस का काम है और कठिन रास्तों में जाना सचमुच बहुत प्रेरणादायी है। आप सबकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। मुझे बताया गया कि सूर्य देवभूमि चैलेंज के इस दूसरे संस्करण में भारतीय सेना के 100 जवानों के साथ साथ देश भर से आए 200 से अधिक साहसिक ट्रैकर्स ने भी इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है। इस हाई एल्टीट्यूड मैराथन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने केदार बद्री ट्रेल में हेलेंग से कलगोट और कलगोट से मंडल होते हुए ऊखीमठ तक 113 किलोमीटर के अत्यंत दुर्गम और चुनौतीपूर्ण पर्वतीय मार्गों को पार करने में सफलता प्राप्त की है। मैं इस अवसर पर आप सभी प्रतिभागियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, जिन्होंने इस चुनौतीपूर्ण अभियान में भाग लेकर अपने साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प का उत्कृष्ट परिचय दिया। साथियों, आप सभी ने केवल एक साहसिक प्रतियोगिता में ही हिस्सा नहीं लिया, बल्कि आप लोगों ने हमारे राज्य के जो सीमांत क्षेत्र हैं, हमारे जो प्रमुख देव स्थान हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम सहित पंच केदार को जोड़ने वाले उस साहसिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक मार्ग की यात्रा भी की है, जो सदियों से हमारी आस्था, संस्कृति और सनातन परंपरा का जीवंत प्रतीक रहा है। मुझे यह भी बताया गया है कि सूर्य देवभूमि चैलेंज के पहले संस्करण में यमुनोत्री धाम के समीप नेलांग से भटवाड़ी और भटवाड़ी से बुढ़ा के होते हुए सोनप्रयाग तक का कठिन और रोमांचकारी मार्ग तय किया गया था। जिन भी साथियों ने ये यात्रा पूरी की है, वास्तव में आप सभी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आप लोगों ने इस सूर्य देवभूमि चैलेंज के माध्यम से हमारे चारों धामों के उस ऐतिहासिक मार्ग से अपनी यात्रा पूरी की है, जिससे कभी हमारे ऋषि मुनि और संत, महात्मा और तपस्वी वहां से उन मार्गों से होकर गुजरा करते थे। मैं इस अवसर पर विशेष रूप से भारतीय सेना को तथा उत्तराखंड पर्यटन विभाग और इस आयोजन से जुड़े हुए सभी
लोगों को इस भव्य और सफल आयोजन के लिए भी बहुत बधाई देता हूं। हमारी सेना देश की सीमाओं की रक्षा के साथ साथ समाज में युवाओं को प्रेरित करने के लिए ऐसे आयोजनों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस प्रकार के आयोजन युवाओं के भीतर एक अनुशासन का निर्माण करते हैं, उनकी नेतृत्व क्षमता, राष्ट्रभक्ति की भावना को भी मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये आयोजन न केवल हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन में सहायक सिद्ध होंगे, बल्कि इससे हमारे सीमांत क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाने में भी बहुत मदद मिलने वाली है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज हमारा देश प्रत्येक क्षेत्र में तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। आज भारत का युवा आत्मविश्वास से परिपूर्ण है, सीमांत क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। साहसिक खेलों तथा पर्यटन के क्षेत्र में हमारा देश वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान स्थापित कर रहा है। और मैं कहूं कि आज दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, अगर हम खेल के मैदान की बात करते हैं तो कोई खेल ऐसा नहीं है जहां भारत के खिलाड़ी अपने साहस से, अपने धैर्य से, अपने कौशल से, अपने परिश्रम से पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का, पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे भारत का तिरंगा शान से लहराने का काम करते हैं, हम सबका गौरव बढ़ाने का काम करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे राज्य के अंदर भी साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे सीमावर्ती गांवों के विकास और सशक्तिकरण की दिशा में अनेक अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। और इस प्रकार की गतिविधियां जो सेना के तत्वाधान में लगातार आयोजित हो रही है, मुझे भी उन सभी कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिलता है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं और मुझे अच्छा भी लगता है कि जब भी उनके द्वारा किसी भी कार्यक्रम में मुझे सूचना दी जाती है, मैं कोशिश करता हूं कि उस कार्यक्रम में जरूर अपना सहभाग करूं, उनके साथ उपस्थित हूं। हालांकि मैं आज थोड़ा सा आज आने में थोड़ा मुझे विलंब हो गया। आज इससे पहले मैं मां गंगा के पावन स्थान ऋषिकेश में एक भागवत कथा का आज शुभारंभ हो रहा था। थोड़ा चूंकि भागवत कथा का पहला दिन था और संतों की वहां पर पावन उपस्थिति थी, उस उपस्थिति के कारण से कुछ मुझे आने में विलंब भी हुआ। मैं उसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। भाइयों बहनों, मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि हमने राज्य के अंदर अनेक नवाचारों को आगे बढ़ाया है, अनेक नए काम शुरू किए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आज हम अनेक क्षेत्रों देहरादून में आईटीबीपी के महानिदेशक मनु महाराज ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात में सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने और 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। बैठक में आईटीबीपी और पर्यटन विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया। इस दौरान उप महानिरीक्षक शैलेंद्र जोशी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा और पर्यटन विकास को साथ लेकर चलने की बात कही। यह बैठक प्रदेश में सुरक्षित और व्यवस्थित 4 धाम यात्रा के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उधम सिंह नगर की काशीपुर में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने प्रेस वार्ता में महिला आरक्षण का विरोध करने वाले विपक्षी दलों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सपा और तृणमूल कांग्रेस जैसे दलों ने महिला आरक्षण का विरोध कर महिलाओं का अपमान किया है। रेखा आर्या ने कहा कि जनता आगे वाले चुनाव में इसका जवाब देगी। उन्होंने बताया कि बीजेपी महिलाओं को संसद और विधानसभा में 1/3 आरक्षण देने के संकल्प पर अड़िग है। मंत्री ने भरोसा जताया कि महिला आरक्षण लागू होना एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा।
उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार में प्रेस वार्ता के दौरान महिला आरक्षण और नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्ष पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संसद में लाए गए विधेयकों का उद्देश्य महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व देना था, लेकिन विपक्ष ने इसका विरोध किया। उन्होंने इसे महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय बताया। रितु खंडूरी ने कहा कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसे लागू करने के लिए प्रयास जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि जनता समय आने पर इसका जवाब जरूर देगी। हमारा जो 16 अप्रैल से संसद में एक स्पेशल सेशन शुरू हुआ था, जिसमें 131वां संशोधन बिल लाया गया था, जो कि लाया गया था कि किस तरह से नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम है उसको क्रियान्वित कैसे करेंगे, उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, उसको लाया गया था। और आप जैसे जानते हैं साथ ही साथ डिलिमिटेशन का भी आया था और यूपी का भी एक अधिनियम आया था। 3 हमारे अधिनियम आए थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि तीनों जो हमारा बिल है 131वां जो संशोधन बिल उसमें सपोर्ट नहीं मिला और वो गिरा। 2023 में आप जानते हैं कि ये अधिनियम पारित हुआ था और सब ने मिलजुल कर इसको पारित किया था। उस वक्त किसी भी तरह का कोई संशय किसी ने भी नहीं दिखाया था, ना धर्म की बात हुई थी, ना जात की बात हुई। लेकिन 2026 में जब इसको इम्प्लीमेंट करने की बात आई, जब क्रियान्वयन इसका होने जा रहा था, उस वक्त अचानक विपक्ष के लोगों को सांप सूंघ गया। जब तक बात हो रही थी तब तक सब संसद में तैयार थे, पारित भी किया, बिल भी पास किया, लेकिन जैसे ही देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब तो इसको जमीन पर लाएंगे, अब ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, सडनली सबको अचानक ऐसा एहसास हुआ कि इसको अब हमें पारित नहीं होने देना है, क्योंकि हमारे छोटे छोटे जो स्वार्थ हैं, जो देश की विकास से, देश से ऊपर है, उन छोटे छोटे स्वार्थ हमारे कभी पूरे नहीं होंगे। इस कारण फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए हमारे साथ। साहसिक खेलों के लिए उत्तराखंड पर्यटकों की पहली पसंद बन गया है। पहाड़ से नीचे उतरती गंगा नदी के तेज बहाव में रोमांचक राफ्टिंग पहले से ही राज्य की एक पहचान है। उत्तराखंड सरकार के प्रयास से गंगा के बाद काली नदी में भी राफ्टिंग का रंग जमने लगा है। ये वो स्थान है जहां एडवेंचर कभी खत्म नहीं होता। सीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से चंपावत की काली नदी में भी राफ्टिंग का रोमांच दिखने लगा है। साहसिक खेलों के विस्तार की असीम संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने कई प्रयास किए। पहाड़ों के खुले आसमान में रंग बिरंगे ग्लाइडर्स उड़ने लगे हैं। पर्यटक खुले आसमान में उड़कर रोमांचित होने लगे हैं। उत्तराखंड में ऐसी दर्जनों साइट्स खोजी गई हैं जो भविष्य में साहसिक खेलों की नई पहचान बनने जा रही हैं। साहसिक खेलों के जरिए उत्तराखंड में रोजगार के नए मौके भी विकसित होने लगे हैं। सरकार की तरफ से युवाओं को साहसिक खेलों का प्रशिक्षण दिया जाने लगा है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत न सिर्फ किफायती दरों पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है, बल्कि सब्सिडी भी दी जा रही है। मैं पिछले 2 साल से ये कोर्स कर रही हूँ। इस कोर्स को करने के लिए हमें रोजगार मिलेगा, हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हम अपने उत्तराखंड में नई साइट खोल सकते हैं, यहाँ रोजगार बढ़ा सकते हैं और हमें देख के और भी आ सकते हैं। यहाँ हमें बहुत सपोर्ट कर रही है उत्तराखंड टूरिज्म। और अभी यहाँ पे हम चंपावत पे आए नई साइट विजिट करने के लिए। ऊंचाई से कूदने पर यहाँ कई बार साहस डगमगाने लगता है। रोंगटे खड़े कर देने का अनुभव भी यहाँ मिलता है। लेना हो लहरों को चीरने का अनुभव, हवा से बातें करने का हो मन, ऊंचाई से छलांग लगाने का है दम, तो चले आए उत्तराखंड। देवभूमि उत्तराखंड, जहां प्रकृति की अनुपम सुंदरता और अध्यात्म की दिव्य ऊर्जा एक साथ अनुभव होती है। ये वही पावन भूमि है जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दिव्य 4 धाम यात्रा में शामिल होकर आस्था, श्रद्धा और आत्मिक शांति की अनूठी अनुभूति प्राप्त करते हैं।
इसी पावन भूमि पर आरंभ हो रही है चार धाम यात्रा 2026, जिसका शुभारंभ 19 अप्रैल को श्री यमुनोत्री एवं श्री गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगा। इसके उपरांत 22 अप्रैल को श्री केदारनाथ धाम, 23 अप्रैल को श्री बद्रीनाथ धाम एवं 23 मई को श्री हेमकुंड साहब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन और चार धाम यात्रा से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं का लगातार विस्तार हुआ है। उत्तराखंड सरकार द्वारा चार धाम यात्रा के सफल, सुगम और सुव्यवस्थित संचालन हेतु व्यापक तैयारियां की गई हैं। श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। यात्री रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर.uk.gov.in पोर्टल या टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप के माध्यम से पंजीकरण, यात्रा पास, मौसम अपडेट, रूट मैप, होटल और हेल्पलाइन जैसी सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीर्थयात्रियों की सुविधा हेतु आपातकालीन स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर 01351364 जारी किया गया है। चार धाम यात्रा हेतु हेलीकॉप्टर सेवा के लिए हेली सेवा लिंक के जरिए बुकिंग सुविधा भी दी गई है। यात्री हेलीकॉप्टर बुकिंग या होटल बुकिंग केवल अधिकृत और सरकारी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही करें। चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए सभी श्रद्धालु यातायात नियमों और स्थानीय एवं मंदिर प्रशासन से जुड़े सभी नियमों का पालन अवश्य करें। साथ ही धामों की स्वच्छता और पवित्रता के सम्मान का भी विशेष ध्यान रखें। आइए चार धाम यात्रा 2026 में आस्था के इस महापर्व का हिस्सा बने। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल की सुबह विधि विधान और वैदिक मंत्रों के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे, जिससे चारधाम यात्रा पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। स्क्रीन पर दिखाई दे रही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली पहले ही गौरीकुंड पहुंच चुकी है, जहां श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया और सेना के बैंड की धुनों के बीच आरती की गई। इसके बाद आज बाबा केदार की पंचमुखी चलविरगह डोली ने गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान कर लिया है। तो वहीं दूसरी ओर मंदिर केदारनाथ धाम परिसर में लगभग 51 कुंटल गेंदे के फूल से सजाया जा रहा है, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और यातायात की विशेष व्यवस्था की है और पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें तैनात है और हेल्पलाइन भी सक्रिय है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। और इसके साथ ही बता दें कि ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां दिव्य पंचमुखी डोली धाम के लिए रवाना, तो वहीं 51 कुंटल फूलों से बता दें कि महका केदारनाथ धाम। और इसके साथ ही बता दें कि कपाट 22 अप्रैल की सुबह विधि विधान और वैदिक मंत्रों के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे, जिससे चार धाम यात्रा पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। स्क्रीन पर दिखाई दे रही तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां एक तरफ बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली पहले ही गौरीकुंड पहुंच चुकी है, जहां श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया और सेना के बैंड की धुनों के बीच आरती की गई है। इसके बाद आज बाबा केदार की पंचमुखी चलविरगह डोली ने गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान कर लिया है। तो वहीं दूसरी ओर मंदिर केदारनाथ धाम परिसर को लगभग 51 कुंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया है, जिससे पूरा वातावरण महकता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन ने सुरक्षा और इसके साथ ही यातायात की विशेष व्यवस्था की है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तैनात है और हेल्पलाइन भी सक्रिय है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां ट्रैफिक नियमों पर सख्त कार्रवाई होगी और पुलिस ने शुरू किया है चेकिंग अभियान। बता दें कि अवैध हूटर, नीली पीली बत्तियों पर कार्रवाई की जाएगी। नंबर प्लेट पर बता दें कि छेड़छाड़ वालों पर कसा जाएगा शिकंजा। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान जारी है। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून में ट्रैफिक नियमों को लेकर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। शहर में अवैध हूटर लगाने वाले वाहनों पर विशेष कार्रवाई होगी। इसके साथ ही नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने और गलत तरीके से नीली पीली बत्ती लगाने वाले वाहन चालकों को शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस ने इसके लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर वाहनों की जांच की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मौके पर ही चालान काटे जा रहे हैं और जरूरत पड़ने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है।
पुलिस का कहना है कि सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। आम लोगों से भी अपील की गई है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें ताकि सड़क पर सभी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और दुर्घटना को रोका जा सके। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। बोर्ड ने घोषणा की है कि परिणाम 25 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। इसी दिन सुधार परीक्षा 2025 का भी रिजल्ट घोषित किया जाएगा। लाखों छात्रों ने इस परीक्षा में भाग लिया था और अब वे अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। छात्र अपना रिजल्ट ऑनलाइन वेबसाइट पर रोल नंबर डालकर आसानी से देख सकेंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों का तनाव खत्म हो जाएगा। देहरादून का मशहूर पर्यटन स्थल शस्त्रधारा एक बार फिर से पर्यटकों के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। पिछले साल आई आपदा में इस क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन अब इसे नए रूप में फिर से विकसित कर दिया गया। गर्मी बढ़ते ही यहाँ पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने लगी है और ठंडे झरने और प्राकृतिक सुंदरता लोगों को खास आकर्षित कर रही है। इससे स्थानीय कारोबारियों को भी राहत मिली है और उनकी आमदनी में सुधार हुआ है। बता दें कि पर्यटन गतिविधियां तेज हो गई हैं फिर से और क्षेत्र में रौनक लौट आई है। देहरादून में जिलाधिकारी सबिन बंसल की अध्यक्षता में जन दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बता दें कि 229 मिली शिकायतों का निस्तारण किया गया। बता दें कि इस दौरान हाउस टैक्स, पानी बिल, शिक्षा, रोजगार, आर्थिक सहायता से जुड़े मामले शामिल रहे हैं। कई विधवा महिलाओं और जरूरतमंद परिवारों को प्रोजेक्ट सुनंदा के तहत स्कूल फीस, आर्थिक मदद और रोजगार सहायता दी गई। एक विधवा बता दें कि गर्ग ने हाउस टैक्स जिला प्रशासन ने जमा कराया, जबकि अन्य मामलों को भी तुरंत राहत दी गई। डीएम ने अधिकारियों को सभी शिकायतों का समयबद्ध समाधान करने के निर्देश दिए हैं। इस जन सुनवाई को लोगों ने संवेदनशील और प्रभावी पहल बताया है। देहरादून के मावला क्षेत्र में पुराने तालाब को विकसित कर लगभग 3.3 करोड़ रुपए की लागत से सुंदर पार्क बनाया है, जिसका लोकार्पण रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने किया। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश में तैयार यह पार्क अब लोगों के लिए नई सैर और मनोरंजन की जगह बन गया है। इसमें बता दें कि वॉटिंग ट्रैक और इसके साथ ही कैंटीन और हरियाली जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की योजना से पर्यावरण संरक्षण और विकास दोनों को बढ़ावा मिलेगा। यह पार्क देहरादून के लिए एक मॉडल प्रोजेक्ट माना जा रहा है। देहरादून में बता दें कि एसएसपी के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली। बता दें कि अजबपुर फ्लाईओवर के पास पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार्रवाई करते हुए 2 नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। उनके पास से कुल 5.58 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में धनराज कश्यप और योगेश शामिल हैं, जो बरेली के रहने वाले हैं। दोनों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट में केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। उत्तरकाशी जिले में सिरगा मोटर मार्ग पर एक व्यक्ति की खाई में गिरने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एसडीआरएफ टीम ने लगभग 250 मीटर गहरी खाई में रेस्क्यू अभियान चलाकर शव को बाहर निकाला। बताया गया है कि व्यक्ति का पैर फिसलने से यह हादसा हुआ, तो वहीं मृतक की पहचान खेमचंद निवासी हिमाचल प्रदेश के रूप में हुई है। शव को सड़क तक लाकर पुलिस को सौंप दिया गया और इस घटना से इलाके में शोक का माहौल है। देहरादून के कोडियाला क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें कार सरिया से लदे खड़े ट्रक से टकरा गई। कार में चालक सहित कुल 8 लोग सवार थे, जिनमें से 5 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल थे। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और फंसे हुए शव को वाहन काटकर बाहर निकाला। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया और शव पुलिस को सौंप दिया गया है। देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में निरंजनपुर सहारनपुर रोड पर देशी शराब के ठेके के बाहर 19 अप्रैल को एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें उसकी गंभीर चोटें आई हैं। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में लिया और गिरफ्तार आरोपी की पहचान फैजल और आनंद के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है और दोनों से पूछताछ की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही और ऐसे उत्तराखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।